हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके बीच मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बड़ा ही इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिहाज से ये पूरा पेपर बनाया गया है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप अपनी कॉपी में उतारने से पहले एक बार पूरा सुनेंगे बड़े ध्यान से कि कौन से प्रश्न का अंक भार कितना है, कौन से प्रश्न। मैंने हर प्रश्न को अलग अलग वे में समझाया है हिंदी में, ताकि आप लोग मान लो कहीं भी कंफ्यूज हो जाएं। जैसे एक कई बार शिकायत रहती है ना कि हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं। यदि आपको उसका हिंदी में उत्तर आता है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। इसलिए कॉपी में उतारने से पहले आप इसको पूरा एक बार अवश्य सुनेंगे सारे विद्यार्थी। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ये मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र, यानी इस तरह का हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आएगा आपके लिए पेपर। चलिए हल करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी वही हमेशा की भांति जैसा हमने पूर्व में किया है। 4 विकल्प आपको दे रखे, उनमें से कौन सा सही है उस पे आपको टिक मार्क करना है, या इधर जो कोष्टक बना हुआ है उसमें भी आप राइट अल्टरनेट जैसे ABCD में से कोई भी भर सकते हैं। पहला प्रश्न, नेम द स्कॉलर हु रोट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट कवर्ड ऑल पीरियड्स। यानी उस लेखक का नाम क्या था जिसने भारत का पहला इतिहास लिखा, जिसने भारत के सारे पीरियड्स को, यानी ऑल टाइम जो घटनाएं घटी है उन सब को कवर किया है। वो कौन था? तो वो है जेम्स मिल। यहाँ ए राइट है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कोष्ठक में ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन। बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 में नहीं, क्योंकि इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। 1756 में भी नहीं, 1764, यस, यानी सी आंसर आपका राइट है यहाँ पे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे आप लिखेंगे सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन। विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी? ये हमको अच्छी तरह से याद है। कलकत्ता, यस। मद्रास, यस। बॉम्बे, यस। और आगे ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सब जगहों पर, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। इन तीनों जगहों पर की थी, इसलिए डी राइट है ऑप्शन आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है इनमें से जो प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त होता है? उसमें मिनरल्स भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें सॉइल भी है। यानी एक बार फिर आपका डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे उतारने से पहले, उसके बाद उतारना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। द स्टेट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जंगल है, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है? तो वो है सी, अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर आपका सही है। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक एक नंबर के रहेंगे। ये सारे प्रश्नों का अंक भार एक एक नंबर है, यानी 5 नंबर के प्रश्न यदि आपने ये सारे विकल्प सही भर दिए तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, ये आधे घंटे का वीडियो स्टूडेंट्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स।
यानी कौन से ऐसे जंगल है, वन है जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते। फिर है सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, साल के किसी भी ऋतु में किसी भी सीजन में अपने पत्ते नहीं गिराते, उन पेड़ों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं एवरग्रीन। मैं लिख देता हूं यहां पर एवरग्रीन। ये आपका 1 नंबर और आ गया आपको, यदि लिख पाएंगे तो। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज अ, खेती क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। फिर ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर सपोज टू हैव अ, सारे लोकतांत्रिक देशों में क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, CONSTITUTION। थोड़ी सी लंबी स्पेलिंग है, मैंने लिखी है, इसलिए आप भी इसे भली प्रकार से लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द रूलिंग पार्टी बाय द, यानी शासन करने वाली पार्टी से प्रश्न किनके द्वारा पूछे जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑपोजिशन। विपक्षी जो दल होता है, ऑपोजिट पार्टी, वो प्रश्न पूछती है, ऑपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। ये 4 जो ऑप्शन, ये सॉरी रिक्त स्थान भरने वाले थे, 4 नंबर के रहेंगे। ये हर एक खाली जगह का 1 नंबर है, इसलिए आपने 4 नंबर कमा लिए यदि चारों सही लिखे हैं तो। इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनना हर विद्यार्थी को। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत के निशान लगाने। इन 1498 वास्को द गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया, यानी 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था, बिल्कुल खोजा था, यानी ये राइट है, निशान लगाएंगे। मीर जाफर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर प्लासी के युद्ध में हराया गया था, नहीं। प्लासी का युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मीर जाफर था ही नहीं, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण मूवमेंट जो है वो नील प्लांटर्स के खिलाफ था ना, ये भी गलत है, इसलिए आप क्रॉस करेंगे। और द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, ब्रिटिश जो है वो आदिवासियों के जीने के तरीके की सुरक्षा करना चाहते थे, संरक्षित रखना चाहते थे। इसका भी आंसर है वो ट्राइबल वे को सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे। ये 2 नंबर के थे, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग, आधे आधे नंबर के। आपने यदि चारों कर ली तो 2 नंबर आ जाएंगे। फिर मैच द फॉलोइंग, इसमें भी 4 है, ये भी, इसका भी अंक बार 2 रहेगा, आप लोग करेंगे इसको। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? मिलान करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ज्योतिराव फूले, इसने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, वहाँ जो धर्म सम्मेलन हुआ था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और हिंदू कॉलेज बनारस। ये बड़ा आसान सा था, इसमें कुछ याद रखने वाली बात थी नहीं। मिलान करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, यानी अब तक आपने यदि सारे सही किए, 3 और 4 जो भी थे, कितने नंबर के हो गए? 5 के अवशद वाले, 4 के रिक्त स्थान 9, उसके बाद 2 सही गलत वाले, 9 2 11, और 2 नंबर इसके 13 नंबर आपने ले लिए। चलिए, अब भी बड़े ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा सुनना है, लाइक शेयर करना भी है दोस्तों के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द हिंदू स्क्रिप्चर्स विच वर क्रिटिसाइज्ड, यहाँ क्रिटिसाइज्ड है वो टी मैं बनाना भूल गया,
थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टी करेंगे इसको। क्रिटिसाइज्ड बाय पेरियार। नेम द हिंदू स्क्रिप्चर विच वर क्रिटिसाइज्ड बाय पेरियार। पेरियार के द्वारा आलोचना किए गए हिंदू स्क्रिप्चर कौन कौन से थे, हिंदू ग्रंथ कौन से थे? तो वो है द भगवत गीता, द रामायण, द कोड्स ऑफ मनु, तीनों लिख देना। व्हाट इज रिसोर्स? बड़ा सरल सा प्रश्न है, 1 नंबर का। आंसर देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज रिसोर्स। हर वो चीज जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है रिसोर्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ये इनका इन सारे 9, 10, 11 इन प्रश्नों का अंक बार 1-1 है, तो सही आप लिखते जाएंगे, 1-1 नंबर कमाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर के टाइगर नाम से कौन जाना जाता था? तो वो था टीपू सुल्तान। नेम एनी, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां देखो, नेम एनी 2 ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे लेकिन गवर्नर जनरल भारत में थे, उनके 2 नाम लिखने हैं, जिसमें से देखो मैंने लिखे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा और भी नाम होंगे लेकिन केवल आपको 2 ही लिखने हैं, और आपको ज़्यादा याद है तो कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना, इसके अलावा जो दूसरे आपको याद है वो भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको भारत में आकर्षित करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने खींचा उनको यहाँ पे? ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न है, 1-1 नंबर के पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से पहले सुनेंगे हर चीज़ को, फिर याद करेंगे। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन फाइन क्वालिटी कॉटन, यानी भारत की उच्च कोटि की जो कपास थी उसकी बड़ी मांग थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इन यूरोपियन कंट्रीज लिखा हुआ ना, यूरोपियन कंट्रीज में भारतीय उच्च क्वालिटी की कॉटन की बड़ी मांग थी। इंडियन स्पाइसेस, भारतीय मसाले लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड। केवल कपास की मांग थी नहीं थी, भारत में पैदा होने वाले मसाले जिसमें इलायची भी थी, मिर्ची भी थी, गरम मसाले थे, उन तमाम चीज़ों की मांग यूरोप में ज़्यादा थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोपियन, वो भारत की तरफ आकर्षित हुई इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। वो लाइन लिखी नीचे, दीज थिंग्स वर इजीली अवेलेबल इन इंडिया एट लो प्राइस। ये सारी चीज़ें कौन सी? मसाले और कपास भारत में लो प्राइस यानी कम कीमत पर उपलब्ध थी, इसलिए वो आकर्षित हुए, इसलिए वो खींचे चले आए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट, व्हाट वर द 2 प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त की 2 समस्याएं क्या थी? स्थायी बंदोबस्त मतलब किसी चीज़ को पैमाने में तय कर देना, उसका जैसे लगान लेना है तो कितना लेना, उसका स्थायी बंदोबस्त कर दिया, भाई इतने सालों तक इतना लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना, उसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। आंसर देखिए इसका, द रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, यानी राजस्व बहुत ऊंचा था, ज़्यादा था। रेवेन्यू कौन सा? जो किसानों से वसूला जाता था, वो जमींदारों से लिया जाता था। सो मैनी जमींदार्स वर अनेबल टू पे, बहुत से ऐसे जमींदार थे जो वो चुकाने में असमर्थ थे दिस रेवेन्यू। थस देयर लैंड्स वर सोल्ड ऑफ, इसलिए उनकी जमीनें बेची गई। एक तो परमानेंट सेटलमेंट की ये समस्या थी, मतलब परमानेंट सेटलमेंट में तो ये तय कर दिया गया कि आपको लगान के रूप में इतना देना, जैसे मान लो 5,000 देने साल के तो देने, और किसानों के खेत में पैदावार नहीं हुई, जमींदारों के पास 5,000 की इनकम नहीं हुई तो कैसे देंगे वो, इसलिए उनकी ज़मीनें बेची गई। और सेकंड रीजन क्या था? जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, जमींदार भूमि सुधार में वो रुचि नहीं दिखा रहे थे, ये भी कारण था दूसरा, इच्छुक नहीं थे। और ये भी
4 नंबर का प्रश्न था जिसको हमने हल किया। फिर राइट द 6 फंडामेंटल राइट्स, बड़ा आसान है। ऊपर एक नंबर का आसान सा प्रश्न पूछा था मैंने, व्हाट इज रिसोर्स, और अब 4 नंबर का आसान सा प्रश्न है, राइट द 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे 6? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, नीचे लिखा है थोड़ा सा कट गया, मैं वापस लिख देता हूँ, रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब बड़े प्रश्न है, इनका अंक बार रहने वाला 5, 16वां 5 नंबर का होगा, उसके बाद कितने का होगा वो आगे देखा जाएगा। वाई इज लैंड कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, यानी भूमि को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट्स, इसलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना पहले, फिर कॉपी में उतारना, फिर उसको पढ़ना रटना एज यू लाइक, जो करना चाहते हैं। लेकिन यदि मेरी बात सुन लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपको यदि सारा कुछ समझ में आ गया तो आप इंग्लिश बना सकते हैं उस सेंटेंस की। लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जमीन एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन नॉट ओनली लिव ऑन द लैंड, मनुष्य केवल जमीन पर रहते ही नहीं है तो क्या करते हैं, और फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, एंड अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए वो निर्भर है भूमि पर, बट ऑल्सो फॉर एसेंशियल मिनरल्स, लेकिन कुछ आवश्यक खनिज, मैनी ह्यूमन नीड्स, जो जिनकी बहुत से मनुष्यों को आवश्यकता है, आर फुलफिल्ड बाय लैंड, जिसकी पूर्ति जमीन करती है। यानी क्या बात कही अभी तक कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि मनुष्य केवल इस पर रहता ही नहीं है, भोजन के लिए और अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए ही भूमि काम में नहीं ली जाती है, लेकिन कुछ और आवश्यक खनिज जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वो भी इस पे मिलते हैं, वो भी, उसकी पूर्ति भी जमीन करती है। डायरेक्टली सच एज, ऐसे कौन से? ऑल द क्रॉप्स, सारी फसलें, आर ग्रोन ऑन द लैंड, सारी फसलें भूमि पर उगाई जाती है, एंड ऑल द मिनरल्स एसेंशियल फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी भविष्य में जिन वो सारे खनिज जिनकी संभावना भविष्य में है, आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड, वो भी भविष्य में तलाशे जाने वाले खनिज भी इसी जमीन से मिलते हैं। तो ये थोड़ा हिंदी में समझेंगे आप इसको अच्छी तरह से, कि मैं पुनः बता देता हूँ थोड़ी सी व्याख्या, कि मनुष्य के लिए भूमि जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, क्योंकि वो न केवल इस पर रहता है, न केवल भोजन और अन्य मूलभूत चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि कुछ आवश्यक खनिज जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो भी इस भूमि से मिलते हैं। जैसे सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है ज़मीन पर, सारे खनिज जो हमारे लिए ज़रूरी है वो यहाँ मिलते हैं, और इसलिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब हमारा पेपर का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, ये भी 5 नंबर का रहने वाला। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन इंडिया, सेक्युलरिज्म वाले पार्ट से उठाया है कि यह क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए। भारत में धर्म, राज्य को धर्म से अलग रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर लिखना आपको, इसका आंसर लिखना है। आंसर देखिए, इन इंडिया वेरियस रिलीजन्स ग्रुप्स रिसाइड, भारत में कई धार्मिक समूह रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, इन धार्मिक समूहों में
देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप विच इज इन ए मेजोरिटी। निश्चित रूप से एक ऐसा ग्रुप होगा जो बहुमत में होगा, यानी ज़्यादा संख्या में होगा, मेजोरिटी यानी बहुमत। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, यदि वह बहुमत वाला धार्मिक ग्रुप, हैज एक्सेस टू द स्टेट पावर, यानी एक्सेस यानी पहुंच, इसकी सत्ता तक पहुंच है, राज्य की सत्ता तक, तो इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर, वो सत्ता का उपयोग करेगा, शक्ति का उपयोग करेगा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्स और वित्तीय संसाधनों को भी काम में लेगा, टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन। यानी वो उनकी जो पहुंच है उसका उपयोग क्या करेगा, दूसरे लोगों के साथ जो कम मात्रा में है, जिनकी संख्या कम है, उनके साथ वो भेदभाव करेगा। यानी वो स्टेट पावर का यूज नहीं करने देगा, वित्तीय संसाधनों को वो काम में नहीं लेने देगा, ये सारी समस्याएं आएगी। फिर दे कैन इवन प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे एस लिखा हुआ है जो थोड़ा सा कटाफटा आपको दिख रहा है, वो एस है। प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस, दूसरा नुकसान क्या होगा कि वे जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को मानने से भी रोक देंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट, इसलिए राज्य को अलग करना जरूरी है, एंड रिलीजन, राज्य और धर्म दोनों को अलग अलग होना जरूरी है, टू स्टॉप द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी उनके अत्याचारों को रोकने के लिए, बहुमत जिनका संख्या ज़्यादा है, मेजोरिटी के अत्याचारों को रोकने के लिए, एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए धर्म को राज्य से अलग होना जरूरी है। क्या बातें बताई गई यहाँ, पुनः बता देता हूँ कि वो समूह जो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो फिर अत्याचार करेंगे कम संख्या वालों पे, वो राज्य के शक्ति अपने हाथ में ले लेंगे, वित्तीय संसाधन अपने हाथ में ले लेंगे, और कम मात्रा वाले जो लोग हैं, ऐसे ग्रुप है धार्मिक ग्रुप, उनको अपनी धार्मिक प्रैक्टिसिंग जिसको कहते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं मानने देंगे। इसलिए जरूरी है कि राज्य को धर्म से अलग रखा जाए। ये था 5 नंबर का प्रश्न विद्यार्थियों। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हल करने से पहले आपको एक नीचे प्रश्न दे रखा है, ये 2 नंबर का और प्रश्न है। नेम द स्टेट विच आर नोन, यानी उन राज्यों के नाम लिखने हैं, आर की स्पेलिंग यहाँ मैं करेक्ट कर देता हूँ, ARE, विच आर नोन एज 7 सिस्टर्स, उन राज्यों के नाम लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, उन राज्यों के नाम लिखिए जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। वो आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये स्टेट थे जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और अब अंतिम प्रश्न, हालांकि अंतिम ये 19वां था, लेकिन 18वां आपने छोड़ रखा अभी तक, 18वां करेंगे अब। फिल द फॉलोइंग प्लेसेज इन द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र में, मानचित्र आपको दिया जाएगा अलग से, उसमें ये स्थान भरने हैं। कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर का ये भी प्रश्न है, वो भारत के मानचित्र में आप लोग भरेंगे। अब मानचित्र कहाँ है मैं लाता हूँ, देखिए ये मानचित्र है भारत का, इसमें भरनी वो तमाम जगह हैं जो आपको दी गई थी। एक तो गुजरात था, ये पड़ा है यहाँ पे गुजरात, और एक जयपुर दे रखा था, राजस्थान नहीं है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है इसलिए यहाँ आएगा जयपुर। और दूसरा था, तीसरा एक शायद लद्दाख भी था, इसलिए मैं ऊपर ले चलता हूँ, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे आएगा। यहाँ लद्दाख आएगा। चौथा और कौन सा था वो आप मानचित्र में देख लेंगे। इस तरह आपको मानचित्र के जो 5 स्थान दे रखे
उन 5 स्थानों की पूर्ति करनी है। एक शायद रायपुर था, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वो छत्तीसगढ़ में आएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ दिखाया गया है। ये मानचित्र थोड़ा जूम करने पे फट सा रहा है, स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से, जो आपको मानचित्र मिलेगा उसमें 5 जगहों का नाम लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हाफ ईयरली एग्जाम के पैटर्न पे बनाया गया पेपर हूबहू तैयार किया गया, ऐसा ही पेपर आएगा सेम। इसलिए इसको अच्छी तरह से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भले ही देखना पड़े, लेकिन अच्छी तरह से तैयार करना है, ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आलोक क्लासेज पर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो कैसा लगा ये टिप्पणी लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।